हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष कुमार। हम हमारे टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। अभी इसी वजह से देखो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक मैकेनिज्म है, उसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे प्लांट के अंदर अपन स्टडी करें, चाहे अपन एनिमल के अंदर स्टडी करें या किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करें जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसके सारे इवेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में इवोल्यूशंस की वजह से आए हम, जैसे प्लांट की मैकेनिज्म और एनिमल की मैकेनिज्म बहुत ही अलग है। जब अगर अपन जब बात करते हैं उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, या अगर अपन अच्छे तरीके से बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर अपन डिस्कस करते हैं, तो सारे इवेंट्स हमारे को सेम दिखाई देते हैं। वहीं पर जो करेक्टरिस्टिक्स एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन के वक्त होती है, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स प्लांट के अंदर भी होती है। तो इसी वजह से अपन ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा तो टॉपिक है जो ये चीज़ शो करती है कि हमारी इवोल्यूशंस या हमारी जो ओरिजिन है वो कहीं स्टार्टिंग पॉइंट में एक जगह से हुई है। तो अब यहाँ पे ये स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ऐसी रिप्रोडक्शंस या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग बनने का प्रोसेस है उसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। जिस कंडीशंस के अंदर जो गैमेट बनते हैं, जो मेल पार्टनर मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल पार्टनर है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। फिर देखो दोनों गैमेट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर यही जाइगोट कुछ टाइम के बाद में एक न्यू वन के अंदर या एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये किस सेल डिवीजन से होता है, ये मियोसिस से होता है। और हमने देखो पहले डिस्कस किया है कि सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं। अगर एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर चेंज हो जाता है तो उसे अपन माइटोसिस कहते हैं, जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आती। अगर एक सेल चार न्यू डॉटर सेल के अंदर चेंज हो जाता है तो उसे अपन मियोसिस कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर वेरिएशंस आती है। तो जो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो मियोसिस से होता है। इसी वजह से जो गैमेट बनते हैं इधर मेल या फीमेल गैमेट, इनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है। अब दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से जाइगोट के अंदर भी वेरिएशंस आएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस से जो गैमेट होंगे वो आइदर सिंगल पार्टनर से भी बन सकते हैं या दो पार्टनर से भी बन सकते हैं। मगर जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो मियोसिस को फॉलो करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे सिंगल पार्टनर हो चाहे दो पार्टनर्स हो, मगर वेरिएशन तो हैव टू आएगी। इसी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानी जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएशन क्यों आती है, तो अपन आंसर ये लिखेंगे कि ये मियोसिस को शो करते हैं। वहीं पर देखो अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ फंगस के अंदर या एल्गी के अंदर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे अपन को ये चीज़ दिखाई देती है जो अपन 11th क्लास के अंदर स्टडी की थी, कि वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हो रही थी, मगर जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस हो रही थी। इस वजह से वो भी वेरिएशन को शो कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स फ्लावर या कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होती है। वहीं पे सिंपल एल्गी या फंगस के अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस है वो जाइगोट के बाद में होता है, मगर दोनों कंडीशन के अंदर वेरिएशंस आती है। अब देखिए नेक्स्ट अपन का क्या आता है कि एक अपन का टॉपिक है कि हम प्लांट को फर्दर देखो तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। किस बेसिस के हिसाब से कि ये अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी टाइम्स फ्लावर देते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी टाइम सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें पता है कि सीड तभी प्रोड्यूस होगा जब वो फ्लावर देंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे सीड नहीं कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। अब ये फ्लावर अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस हो जाता है, पॉलिनेट हो पाता है, तो उस कंडीशन में सीड जर्मिनेट करेंगे। अगर पॉलिनेट नहीं हो पाता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या किसी और रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये एक अलग चीज़ होगी। तो इसी वजह से अपन ये कहते हैं कि प्लांट के अंदर फ्लावर जर्मिनेट होने के अकॉर्डिंग हम प्लांट को तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है देखो एनुअल। एनुअल देखो टर्म से पता चल रहा है, एनुअल एक्चुअल के अंदर अपन टर्म यूज करते हैं ईयर के लिए। अगर कोई भी प्लांट विद इन 1 ईयर अगर वन टाइम अगर फ्लावर देता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। इन द केस अगर कोई भी प्लांट
2 ईयर के अंदर फ्लावर देता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट कहते हैं। इस कंडीशन में फर्स्ट ईयर के अंदर तो वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, सेकेंड ईयर के अंदर वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो करेगा। फ्लावर को ही अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट मानते हैं प्लांट के अंदर। तो इसका मतलब अगर प्लांट विद इन 1 ईयर के अंदर ही अच्छे तरीके से मैच्योर हो रहा है और सीड को प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लावर भी दे रहा है, तो उसे अपन एनुअल में डालेंगे, जैसे वीट प्लांट की कंडीशन में आता है। वहीं पर अगर फर्स्ट ईयर में तो वेजिटेटिव पार्ट ग्रो हो रहे हैं, सेकेंड ईयर के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो होंगे या फ्लावर ग्रो होगा, तो उससे अपन बाइनियल प्लांट कहते हैं। वहीं पे देखो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर 2 से ज़्यादा टाइम क्या फ्लावर देते हैं या 2 से ज़्यादा टाइम सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे अपन पेरिनियल प्लांट की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंगो प्लांट की कंडीशन के अंदर 5 ईयर देखो उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसे अपन वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक हमारे को हर सीजन के अंदर न्यू मैंगो के फ्लावर या न्यू हमारे को मैंगो के फ्रूट देता रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम उन प्लांट्स को पेरिनियल प्लांट की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बाइनियल एनुअल के अंदर, तो ये आपको कन्फ्यूजन से आपको अपने माइंड के अंदर रिमूव कर देनी है। और ये वाला क्वेश्चन देखो नीट के अंदर पूछा जाता है एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के ऊपर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के अकॉर्डिंग। अगर नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है आपका अगर सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, तो वहाँ पे भी पूछेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न चेंज हो गया है। एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं और से तो लाएंगे नहीं, सिलेबस तो वही है, तो यहीं से ही क्वेश्चन फर्दर से बनेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो कुछ को अपन कहते हैं ब्रीडिंग सीजन्स के हिसाब से, कुछ को कहते हैं सीजनल ब्रीडर और कुछ को कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। उससे पहले देखो एक और चीज़ है कि जो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हम एनुअल और बाइनियल प्लांट के अंदर जो उनके लाइफ टाइम के अंदर जो 3 पीरियड्स होते हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंट फेज, इन तीनों के अंदर अपन डिफरेंटिएट्स कर सकते हैं या अपन ये बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर किस वक्त कौन सा पीरियड चल रहा है। वहीं पे पेरिनियल प्लांट के अंदर इन तीनों फेजेस के अंदर डिफरेंटिएट्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव फेज तो अपन बता देंगे। अगर सपोज करो एक मैंगो का प्लांट है, 5 ईयर्स तक वो फ्लावर नहीं देता है, अपन ये कहते हैं वो वेजिटेटिव फेज के अंदर है। उसके बाद में वो फ्लावर देता है 6 ईयर के अंदर, हम ये कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ गया। अब ये फर्दर क्या करेगा, 1 मंथ तक फ्लावर देगा, उसके बाद में फ्लावर देता नहीं है। फिर देखो आफ्टर 11 मंथ या आफ्टर 10 मंथ के बाद में फ्लावर देना स्टार्ट करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो बीच वाला टाइम पीरियड है, इसको अपन क्या माने, क्या इसे अपन सीनेसेंट फेज माने या रिप्रोडक्टिव फेज माने, जो एनसीईआरटी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस टाइम पीरियड को भी अपन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही मानेंगे, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से वो रिप्रोडक्टिव तो एक्टिव है, मगर एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं है, इस वजह से वो रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे अपन उस इंटरवल को अपन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि एनुअल, बाइनियल प्लांट के अंदर हम ये जो फेसिस ऑफ लाइफ होते हैं 3, इनको डिफरेंटिएट्स कर सकते हैं। वहीं पे पेरिनियल प्लांट के अंदर अपन डिफरेंटिएट नहीं कर पाते, हमारे को दिक्कत आती है। ये एनसीईआरटी की पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। हम हमारे पास फर्दर हम हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं कि हम कुछ एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन का टर्म आता है ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन किसे कहते हैं, ऐसा टाइम पीरियड ऑर्गेनिजम्स का, सिंपली कहने का मतलब हम एनिमल की बात करें जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, तो उसी सीजन को अपन क्या कहते हैं, ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। सिंपली अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसा टाइम पीरियड जब एनिमल्स अपनी ब्रीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं, तो उस सीजन को अपन ब्रीडिंग सीजन मानते हैं। अब देखो एनिमल को ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग अपन 2 कैटेगरी के अंदर डालते हैं। एक सीजनल ब्रीडर होते हैं, टर्म से पता चल रहा है कि ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपनी ब्रीड को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे अपन सीजनल ब्रीडर के अंदर डालेंगे। वहीं पर देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ऑल टाइम 24/7 एक्टिव ही रहते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए अपन कुछ और होता है कि उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ओवरीज के अंदर कुछ चेंजिंग होती है। तो इसी चेंजिंग के अंदर या उनके रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड के अंदर कुछ साइकिल चलती है। तो 2 अपन टर्म यूज करते हैं, एक ओस्ट्रस साइकिल, दूसरा अपन टर्म यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ओवेरीज के अंदर चेंजिंग होती है, चाहे एनिमल कंटिन्यूस ब्रीडर हो चाहे सीजनल ब्रीडर हो, इन द केस अगर वो नॉन प्राइमेट है या वो सीजनल ब्रीडर है तो उसे अपन कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल अपन कहते हैं। और अगर वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर होता है, जैसे जो प्राइमेट की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक और चीज देखो समझो, सबसे पहले है कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे बर्ड्स जो पोलेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंस होते हैं, इस कंडीशन के अंदर अपन ये कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर तो एग्स को लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो 12 मंथ के अंदर एग्स को लाई कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हें अपन सीजनल ब्रीडर क्यों कहते हैं? हम उन्हें कंटिन्यूस ब्रीडर्स भी कह सकते हैं। तो हम आंसर ये देते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो एग्स लाई की फिनोमेना होती है वो रिलेटेड नहीं होती रिप्रोडक्शन के साथ। इस कंडीशन के अंदर जो एक लाई की फिनोमेना होती है वो रिलेटेड होती है, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड होती है, वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली रिलेटेड होती है। इस कंडीशन में बर्ड्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है जो उनकी बॉडी के अंदर एक्स की फिनोमेना या एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो नेचुरली नहीं होती, हम खुद आर्टिफिशियली हार्मोन देते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर वो एक क्या है, आउटसाइड द रिप्रोडक्शन के टॉपिक से चला जाता है, वो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अगर उसी स्पीशीज को अगर अपन नेचर के अंदर रखें तो वो सीजनल ब्रीडर ही होगी, हर सीजन के अंदर ही अपनी ब्रीड को प्रोड्यूस करेगी। इस वजह से अपन ये कहते हैं कि जो पोलेटिव फॉर्म के अंदर बर्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर में नहीं डाले जाएंगे, वो सीजनल ब्रीडर के अंदर ही डाले जाएंगे, मगर उस वक्त हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से वो अपने एग्स को लाए करें। फर्दर देखो अपन हमारे टॉपिक पे आते हैं जो नॉन प्राइमेट और प्राइमेट्स के अंदर, कि जो नॉन प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल और या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ओवेरीज के अंदर साइक्लिक जो चेंजिंग होती है उसे अपन ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। प्राइमेट एनिमल्स के अंदर जिनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ओवेरीज के अंदर जो चेंजिंग होती है उसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्राइमेट्स के देखो एग्जांपल जैसे ह्यूमन, मंकी, एप, तो ये जो प्राइमेट्स होते हैं ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जिसका बर्थडे जनवरी में आता है, किसी का फेब में आता है, किसी का मार्च में आता है, किसी का अप्रैल के अंदर आता है, तो मतलब 12 मंथ के अंदर किसी ना किसी का बर्थडे तो आता रहता है। वहीं पे अगर आप अच्छे तरीके से नोटिस करोगे कि हमारे आसपास का जो काऊ है तो वो हर मंथ के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर ही बच्चे देती है, फिर उसके बाद में नहीं देती। तो उस कंडीशंस के अंदर जो काऊ है वो किस में आती है? नॉन प्राइमेट्स में आती है। और उसकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो चेंजिंग होती है उसे अपन ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। एक चीज लर्न रखना कि ओस्ट्रस साइकिल की फिनोमेना और जो सीजनल बर्ड की फिनोमेना दोनों लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं पे कंटिन्यूस ब्रीडर की जो फिनोमेना होती है, जिसे जिस कंडीशन प्राइमेट्स आते हैं, वो उनकी बॉडी के हार्मोनल चेंजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो इनके ऊपर भी हार्मोनल चेंजिंग के ऊपर डिपेंड करती है, मगर हार्मोन की जो सीक्रेशन है वो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो अच्छे तरीके से लर्न रखना, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट क्या है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग की फिनोमेना दिखाते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर हमारी जो फेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सारे फेल हो जाते हैं। जैसे जो बैम्बू प्लांट की स्पीशीज है जो विद इन 50 ईयर्स के बाद में वो बहुत सारे फ्रूट्स को रिप्रोड्यूस करती है, फ्लावर देती है, फ्रूट्स देती है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक ऐसी फिनोमेना है जो हमारी अच्छे तरीके से समझ में हमारे को नहीं आती है। नेक्स्ट देखो क्या है, केरला, कर्नाटक, यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स है जो अपन साउथ के अंदर मानते हैं, वहाँ पर एक प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबाइलेंथिस कुंथाइनिया, जिसका कॉमन नाम है नीला कुरंजी। एक्चुअल के अंदर ये वायलेट कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट को इन्होंने इन फ्लावर्स ने अट्रैक्ट किया था 2006 के अंदर। और इन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर की फिनोमेना होती है ये आफ्टर 12 ईयर्स होती है। सपोज करो अगर फ्लावर ने 2006 के अंदर फ्लावरिंग दी है, तो उसके बाद में उसने कब दी? 2018 के अंदर। अब ये कब देगा? 2030 के अंदर देगा। तो जो ये टाइम गैप होता है कि 12 ईयर्स के बाद में फ्लावर्स को रिप्रोड्यूस करना, ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है जो प्लांट के अंदर देखी जाती है, जो अच्छे तरीके से अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये अपने चैप्टर 1 चल रहा है, अच्छे तरीके से स्टडी करो, एनसीईआरटी के थ्रू जाओ और जो भी लेक्चर्स है उसे अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं गारंटेड हूँ अगर आप नीट देना चाहते हो तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका नहीं हटने वाला। आप अच्छे तरीके से पिक भी कर लोगे और अच्छे तरीके से उसे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। Goodbye to all of you. We will meet in our next video. Please subscribe to our channel, comment, like and share.